हमारी दादी को सुंदरता ज़्यादा पसंद थी। तो मेरी दादी बड़ी उस सर कह दिया करती थी काली है। अब ज़्यादा डिप्रेशंस होने लगे। डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो कारण है अब वो अकेला होना हो गया कि आपके पास अलूफ एक टाइम है जिसमें आप सोच रहे हैं जो चीज़ मुझसे नहीं हो रही, तो मैं ना उससे ना थोड़ा सोचती हूँ कि आप मुझे ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। शायद मुझे आप सही नहीं हो कहलवाना पसंद नहीं है। जो मेरे हस्बैंड हैं, अगर आपने कभी देखा होगा, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो आप बिलीव कीजिए कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं बहुत पंडितों की बहुत जगह चक्कर काट रही, जहाँ कोई कहता था अगर आपने मुझे ये भी कहा ना कि उस में रात को 12 बजे जाना है, वहाँ आप जाओ, काम आपका हो जाएगा, तो मैं रात के 12 बजे भी जाऊँगी। मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या करा मैंने और कहाँ कहाँ गई। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा धरती पर जन्म लेती है, अपने साथ साथ उसको क्या सीखना है, क्या सिखाना है, कौन सी परिस्थितियों में उसको रहना है, वो सब प्लान करके आती है। जीवन शैली के अंदर कभी कभी ऐसे समय आ जाता है जिससे कि हमें मजबूर होकर अपने लक्ष्य की ओर जाना ही पड़ता है। तो आज हम मिलेंगे सीनियर पिरामिड मास्टर से, जो कि कब अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ी, कैसे बढ़ी, उन्हीं से जानेंगे। ये सीनियर मास्टर हैं विभा गुप्ता जी, जो कि पिछले 13 साल से ध्यान कर रही हैं, PSSM के साथ जुड़ी हुई हैं और अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरह से PSSM के साथ पत्री जी के जो भी आदर्श सूत्र हैं उन्हीं के ऊपर अपने जीवन को चलाना शुरू किया है। तो उन्हीं से ही जानते हैं उनकी जीवन की सुंदर शैली। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है विभा गुप्ता जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम। धन्यवाद मैडम जी। विभा जी, जैसा कि जीवन हमेशा जो भी आत्मा धरती पर आती है वो शरीर धारण करती है, शरीर के माध्यम से ही अपने सभी अनुभवों को लेती है। तो आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि आपकी ये सुंदर यात्रा इस धरती पर किस परिवार के साथ और कैसे शुरू हुई? अरुणा जी, मेरी यात्रा आज से 64 में शुरू हुई। तो बहुत ही सुंदर परिवार में मेरा जन्म हुआ। एक जॉइंट फैमिली थी हमारी, संयुक्त परिवार जिसे कहते हैं। दादा दादी, चाचा बुआ, मम्मी पापा, हम लोग सब एक जॉइंट फैमिली में थे। और उससे भी बड़ी हमारी जॉइंट फैमिली थी। उससे बड़ी इस तरीके से थी कि जो हमारी दादी और बाबा जी का जो परिवार था, वो हम पुरानी दिल्ली में रहते थे और सभी आसपास थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सभी 5 मिनट के डिस्टेंस पे थे, कि अगर हम 5 मिनट में जाना चाहें तो हम किसी के भी घर में जा सकते थे। तो वो सब में इतना एका था, मतलब एकाकार थे कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो हम शुरू से ही ना, हमें ये नहीं पता कि जैसे बहुत आजकल तो शायद ये होता है कि पेरेंट्स ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मदर एंड फादर। हमें नहीं पता था ये कि मम्मी पापा ही हमारे जन्मदाता हैं। ये तो बहुत बाद में पता चला कि असल में मम्मी पापा का मतलब क्या होता है। हम बस मम्मी कहते हैं तो मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं तो पापा कहते हैं, जिनको दादी कहते हैं, जिनको बाबा कहते हैं, भाभू कहते हैं, बुआ चाचा, हमारे लिए सभी उतने इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि सभी हमको उतना ही प्यार करते थे जैसे मम्मी पापा, शायद उनसे ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादा मैं इसलिए कह सकती हूँ कि पेरेंट्स तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे ना। मदर जो थी वो घर के कामों में बिजी थी, फादर जो थे वो अर्निंग में बिजी थे, तो उनके पास वैसे बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि वो सिंगल अर्निंग मेंबर थे। और मदर ही हमारी मतलब एक इकलौती बहू थी उस समय। चाचा की शादी तो बहुत बाद में हुई। तो वही एक तरीके से घर का काम देखना,
तो नेचुरली कि जो घर का काम देख रहा है वो बच्चों को तो कम ही देख पाएगा। तो हमारे को देखने के लिए हमारी दादी हुआ करती थी, हमारी बुआ हुआ करती थी, जो परिवार के अन्य सदस्य जो आसपास हमारे रहते थे, उन सब से हमने क्योंकि बहुत लाड पाया। शायद उसका रीज़न ये भी था कि हमारे जो पापा जी थे वो सबसे बड़े, हमारी बुआ मतलब हमारी जो दादी जी थी वो सब अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी, हमारे बाबा जी सबसे बड़े, तो उनके बेटे पापा सबसे बड़े, उनकी सबसे बड़ी बेटी मैं। तो परिवार में एक खिलौना, जैसे बच्चा आ जाता है तो एक खिलौना आ जाता है, तो इस तरीके से हम पूरे इतने बड़े संयुक्त परिवार का एक सेंटर पॉइंट थे। और सबसे एक लाड के अलावा हमने कुछ नहीं जाना कि मतलब अगर आज शायद हंसेंगे हमारे दर्शक भी कि हमारा तो वो वाला हिसाब था कि अगर हमारे पैर में दर्द हुआ है या हमको सिर में दर्द है या पेट खराब है, अगर सब जने देखने नहीं आए आसपास के जितने हमारे परिवार, तो फायदा ही कुछ नहीं दर्द होने का। तो सब पूछने आ रहे हैं, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे बेचारे कितना परेशान। मतलब हम इतना परेशान होते नहीं थे जितना हमको दिखाना पड़ता था और जितना हमको उसका लाड मिलता था कि अरे आज तो इनकी पेट में दर्द है, ओ भैया बच्चा कितना परेशान है। तो वैसी लाइफ हमने जी है कि सबसे मिलकर। और नेचुरली जब आप इतने बड़े परिवार में होते हैं तो आपको सबको रिगार्ड भी उतना ही देना पड़ता है। तो हमने सिर्फ यही जाना कि सबको रिगार्ड देना है। किसी को भी हम ऐसे नहीं कह सकते थे कि ये तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरी दादी हैं, वो दादी की बहन है, वो दादी के भाई हैं, तो उनको तो हमें कम देना है, हमें सबको ही बराबर देना है। तो ये हमारा मतलब जो शुरुआत थी वो इस तरीके की थी। मेरे जन्म के 2 साल बाद ही, पौने 2 साल बाद ही मेरी छोटी बहन का जन्म हो गया। तो आप देख रही हैं कि मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं कह सकते, जैसे आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं, मेरा फेयर नहीं है। जो मेरी सेकंड सिस्टर थी उसका आपके कंपैरिजन में फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब उसको लोग कहा करते थे कि ये शायद अंग्रेज तो नहीं है, मतलब बहुत लोगों ने उसको अंग्रेज तक कहा, इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन उसका। तो नेचुरली थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है ना चाहते हुए भी। तो पेरेंट्स ने तो कभी नहीं ऐसे करा कि भाई हाँ मुझे थोड़ा कम चाहा या मेरी छोटी सिस्टर को ज़्यादा चाहा, पर थोड़ा सा हमारी दादी को सुंदरता ज़्यादा पसंद थी, हमारी दादी को, बुआ को, वो मतलब उनको पसंद था सुंदर होना। तो वो थोड़ा सा आपकी फीलिंग क्या रही है इसके बारे में? पता नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकती कि मैं फीलिंग क्या रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था हाँ ये सुंदर है, मैं सुंदर कम हूँ। असल में मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा डिप्रेशंस होने लगे। हम जब जिस समय में हम लोग थे ना, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली थी कि उस समय डिप्रेशंस के लिए ना आपके पास टाइम नहीं मिलता था, आप अकेले कभी नहीं होते थे। मेरे ख्याल डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो कारण है अब वो अकेला होना हो गया कि आपके पास अलूफ एक टाइम है जिसमें आप सोच रहे हैं ओह मुझे काली कहा गया। और मेरी दादी मतलब जब उनको किसी बात पर कुछ ऐसा आता था तो वो बड़ी उसर कह दिया करती थी तो काली है, ये तो मतलब काली, मतलब इतनी काली भी नहीं, पर क्योंकि कंपैरिजन में काली तो बड़े बड़े आम तरीके से सहज कह देती थी कि ये तो कल्लो, मतलब एक होता है ना काली कहना और एक होता है कल्लो कहना, और वो कल्लो के आगे भी एक शब्द बोल दिया करती थी भटियारी। उस समय भटियारी का मतलब नहीं पता था, वो आज पता चला है कि, और ऐसा नहीं था कि दादी ने प्यार नहीं करा, बहुत प्यार करा। प्यार तो पहला बच्चा तो उसको हाँ प्यार मतलब पहला दूसरा, मतलब दूसरा आने के बाद भी ऐसा नहीं कि मेरे को प्यार कम हुआ, पर जब कभी उनको किसी वजह से उनको ऐसा लगता था कि ये तो काली है या ये तो, या गुस्सा आता था तो वो ये शब्द ऐसे बोल देती थी जैसे मक्खन पर छुरी नहीं चला लेते कि भाई निकल गया, तो उनके मुंह से निकल जाया करता था ये शब्द। पर पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है सबकॉन्शियस में कहीं बैठा हो या नहीं बैठा हो, पर मुझे ये पता था कि मैं सुंदर नहीं हूं। क्योंकि उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट सिस्टर, उसके बाद भी एक सिस्टर और हुई, तो हम वैसे 4 सिस्टर्स हैं, पर सबसे छोटी जो है वो तो बहुत लेट हुई, तो हम 3 सिस्टर्स साथ साथ की हैं, उससे 7 साल बाद एक और हुई, तो वो भी बहुत गोरी और सुंदर।
तो मतलब सब में मैं ही ऐसी हो गई। अच्छा, बुआ भी सुंदर, दादी भी सुंदर, मम्मी भी सुंदर, तो उन सब में मैं ही एक ऐसी थी जो कंपैरेटिवली कम सुंदर। कंपैरेटिवली मैं आज कह सकती हूँ, क्योंकि आज बहुतों से सुनने में आता है कि नहीं आप अच्छी लगती हो, पर उस समय मेरे लिए मैं सुंदर नहीं थी। आपस में सिस्टर्स ने आपस में एक दूसरे के साथ, हमारा सिस्टर्स का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। जो 3rd नंबर की थी वो तो बहुत छोटी थी हमसे, पर मेरा और जो मेरे से नेक्स्ट नंबर सोनिया है, उसका हमारी बॉन्डिंग ऐसी रही कि हम 2 सिस्टर्स कम और 2 फ्रेंड्स ज्यादा थे। बिल्कुल उसके अंदर ये नहीं था कि मैं तो गोरी हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझको तो सब सुंदर कहते हैं। मेरे से तो मतलब हम जब बड़े हुए, जब हम बात हुई, तब एक बार उससे मैंने, मतलब हम लोग जैसे आपस में शेयर कर लेते थे, तो कहती थी मुझे बहुत दुख होता था जब भाभो आपको कहा करती थी कि भाई, पर कहने की हम में से किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि हम मतलब उसकी भी, मेरा को तो कहा ही जा रहा है, मैं तो कैसे कहूंगी, पर उसकी भी ये हिम्मत नहीं थी कि भाभो आप ऐसे मत कहा करो दीदी को, उनको हर्ट होता होगा। वो भी सुन लेती थी, मैं भी सुन लेती थी। पर ये मेरे से बहुत समय बाद उसने एक बार शेयर करा कि दीदी मुझे बहुत दुख होता था जब भाभो आपको ऐसे कहा करती थी, पर हम में से कुछ कोई कर नहीं सकता था। मतलब इवन कभी मम्मी ने भी अपोज नहीं करा कि आप मेरी एक बच्चे को आप ऐसे कह देते हो, तो अगर इसके दिमाग में ये बात बैठ गई तो क्या होगा। विभा जी, जैसा कि आपके परिवार संयुक्त परिवार था, सब कुछ था, तो संयुक्त परिवार के अंदर पाठ पूजा होती थी, रीति रिवाज क्या थे, ये जानना चाहते हैं। पूरे पाठ पूजा होती थी सुबह 5 बजे। जो मेरी मदर, दादी भी हमारी सुबह 5 बजे उठ के मंदिर जाया करती थी, बल्कि 4 बजे की उठने वाली वो, और 4 बजे उठा, नहाया धोया करा और फिर वो मंदिर चली जाती थी। मम्मी घर में पूजा करती थी, और मम्मी तो हमारी टिल एंड, जब तक उन्होंने बॉडी वेकेट नहीं करी, उनको जैसे एक तो होता है ना जिसको पूजा करना है, एक होता है जैसे किसी को एक शौक है कि सिर्फ उसे पूजा ही करनी है। मतलब मम्मी हमारी इतनी पूजा, मतलब वो तल्लीन थी पूजा में। दादी भी करती थी, वो पूजा पाठ करती थी, पर वो ऐसे तल्लीन नहीं थी। पर मम्मी हमारी ज्यादा, तो हमने तो पूजा पाठ ही उसका देखी। इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ा? हम भी पूजा पाठ में ही रहे। हाँ, मतलब हमने बहुत ज्यादा नहीं करी शादी से पहले, तो हम ऐसे कोई खास हमने पूजा पाठ नहीं करी कि भाई ठीक है हमने व्रत कर लिया, जैसे नवरात्रे का व्रत। अच्छा, हमारी दादी जो थी ना, वो बड़ा ना इजी वे निकाल लिया करती थी कि जैसे व्रत करा बच्चे ने, हम नवरात्रे का व्रत कर रहे हैं, जन्माष्टमी का व्रत, अरे बच्चों का व्रत तो खाने पीने का होता है, बच्चों का व्रत कोई ऐसा नहीं। तो वो सुबह ही हमको मतलब दूध के साथ आलू भून कर खिला देती थी। अब आप देखिए कि अगर आपने एक बार नमक खा लिया तो व्रत कहाँ रहा आपका। पर वो भावो हमारी ऐसी थी कि वो कहती थी नहीं बच्चों का ऐसा ही व्रत होता है, वो नहीं, खुद नहीं खाती थी, पर हमको खिला। हमने शादी तक हमने यही जाना कि सुबह भुनवा आलू भून कर खा लो और दूध पी लो, और चलो जी आपका तो व्रत कंटिन्यू है। पर व्रत आपका कंटिन्यू है। जब शादी के बाद अजीब लगा ये कि क्योंकि हमने नहीं खाया शादी के बाद ऐसे। विभा जी, जैसा कि आप सब काम कर रहे थे, आपको स्कूलिंग भी शुरू हो गई, घर में भी जितना आपको एटमॉस्फेयर मिलता था, आप आपस में मिलके बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खेलते थे। तो और कोई अनुभव जो आप शेयर करें कि आपके बचपन में ऐसा कोई अनुभव हुआ हो जिससे आपको कुछ ना कुछ इमेज आपके अंदर बैठ गई हो, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपसे बताऊं कि मतलब हम जैसे बच्चे आपस में जब छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। कैरम खेल लिया, गिट्टे खेल लिए, ये सब कुछ हम लोग खेला करते थे उस समय। यही हमारे खेल थे उस समय, इंडोर गेम्स, क्योंकि आउटडोर की तो जगह ही नहीं थी हमारे घर में। तो इंडोर गेम्स ही हम खेला करते थे। पर मैं थोड़ा सा इस तरीके से थी कि मुझे जैसे अगर मैं कैरम भी खेल रही हूँ और इस टाइगर से खेल रही हूँ, और मैं अगर ढंग से नहीं खेल पा रही, मैं जीत नहीं पा रही, मैं अच्छा नहीं खेल पा रही, तो मैं ना क्विट कर जाती थी। मतलब मैं आज भी शायद वैसी हूँ कि मतलब अगर जो चीज मुझसे नहीं हो रही तो मैं ना उससे ना थोड़ा सोचती हूँ कि आप मुझे ना ही देखें तो ज्यादा अच्छा है, मैं भाग जाऊं यहाँ से। क्योंकि शायद मुझे
आप सही नहीं हो कहलवाना पसंद नहीं है। शायद उसके पीछे शायद कारण वो भी होगा कि मुझे वो जो मेरी दादी कहा करती थी कि भाई एक तो टैग मेरे ऊपर है ही कि भाई मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं काली हूँ, और दूसरा टैग और लग जाएगा कि देखो ये तो खेल में भी देखो अच्छी नहीं है। तो तो उससे अच्छा आपको हारना पसंद नहीं था, नहीं है, आप उससे पहले ही विड्रॉ विड्रॉ कर लेते। मैं उस गेम से ही क्विट कर जाती थी कि मैं नहीं खेल रही, आप लोग खेलो, मैं नहीं खेल रही, ताकि बाहर पता भी ना चले हाँ कि मैं हार रही हूँ और मेरी अपनी इमेज भी बनी रहे, मतलब एटलीस्ट जितनी है उतनी तो बनी रहे ना। तो इसका मतलब आपकी तब भी अवेयरनेस थी कि और एक्टिवनेस थी कि मुझे किस तरीके से अपने हाँ, जीवन अपने को आपको जीना है, बचाना है। ये कैलिबर तो आपके पास बचपन से ही था। ये मुझे आज ही पता चला है कि ये कैलिबर था कि मुझे अपने आप को बचाना कैसे है। जी। तो विभा जी, जैसा कि आप स्कूलिंग भी करते रहे और स्कूल में आपके स्टडीज और कैसी थी? स्टडीज मेरी नॉर्मल थी, मैं ऐसे नहीं कह सकती मैं ब्रिलियंट थी या मैं बिल्कुल डल बच्चा थी। ऐसा ना ब्रिलियंट थी ना, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट होता है, एवरेज स्टूडेंट थी। पर एक टाइम में मैं बहुत डल थी। मैं आपसे अपने व्यूअर से भी वो शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो आप डल से भी एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड बन सकते हैं, स्टूडेंट बन सकते हैं। 7th क्लास की बात है, मैथ्स उस समय अलजेब्रा आ गया था, तो मैं बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता था, और समझ में नहीं आता था तो हमारे उस समय 3 सेमेस्टर मतलब होते थे 40-40 मार्क्स के, और लास्ट जो फाइनल होता था वो 120 मार्क्स का होता था, और टोटल में हमको मार्क्स लेने होते थे 200 में से। उस समय जितने भी होते होंगे मेरे को इस समय याद नहीं, हमको लेने होते थे कि इतने में आप पास कहलाएंगे। 40 में आप जितने भी आ रहे हैं, पर 200 में आपके टोटल इतने होने चाहिए, क्योंकि सब मार्क्स जुड़ते थे। तो अरुणा जी, जब मेरे पहला 40 का हुआ तो मेरे 4 नंबर आए, और फादर से सिग्नेचर करवाने होते थे। अब 4 नंबर के साथ सिग्नेचर कैसे करवाओ, घर पे डांट पड़ेगी। तो जो मेरी सिस्टर है उसको तो प्रोग्रेस कार्ड मिल गई, मुझे मिल ही नहीं रही। अब भाई क्यों नहीं मिल रही, तुझे क्यों नहीं मिल रही है? वो पता नहीं टीचर से ये हो गया वो हो गया, बहाने बहाने तो सबको बच्चों को खूब आते हैं। पहली बार तो मैडम 4 आ भी गए, जो अगला सेमेस्टर हुआ उसमें 2 आए। अब तो जो रही सही कसर थी वो भी खत्म हो गई, अब तो बिल्कुल ही नहीं दिखा सकती। और जो 3rd हुआ उसमें 3 आए। अब टोटल मिलकर आप काउंट कर लीजिए मेरे कितने मार्क्स हुए। अब वो ये 120 में है। अब क्योंकि फाइनल आने वाला है तो पेरेंट्स को तो दिखाना ही बहुत जरूरी हो गया। अब क्या करें, अब उधर से टीचर कह रहे सिग्नेचर करवा के लाओ, आपका प्रोग्रेस कार्ड बनाना है, सिग्नेचर क्यों नहीं करवा के ला रहे? प्रोग्रेस कार्ड मेरे बैग में है पर मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। भैया मुझे याद नहीं है वो कैसे मेरे पापा तक वो मेरा प्रोग्रेस कार्ड पहुंचा, उन्होंने खुद चेक करा या मैंने ही दिया, मुझे याद नहीं है वो चीज़। पर एनी हाउ वो मेरा फादर तक वो मेरा प्रोग्रेस कार्ड पहुंच गया, और उसमें आप मार्क्स तो रेड, मजेदार खूब, और रेड भी इतना भयंकर रेड। अब आज पता चलती है कि वो जो उन्होंने मुझे उस दिन मारा बहुत जबरदस्त मार पड़ी मुझे उस दिन। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि बच्चा इन मार्क्स के साथ करेगा क्या। नेचुरली 4 और 2 नंबर वाले को कहाँ लेकर जाओगे आप? 10 नंबर वाले को 15 तक ले जा सकते हो, 20 तक ले जा सकते हो, पर जिस 4 नंबर, तो ये आप ये समझ लीजिए ना कि 4 भी कैसे भी आ गए होंगे। 4 टीचर ने दिए नहीं है, वो तो गलती से आपके कुछ लिखा है तो उसके वो मिल गए आपको, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल 0 है इसको। तो फ्रस्ट्रेशन कि फाइनल आने वाले हैं। तब हमारे चाचा के ही एक फ्रेंड थे, उनको कहा गया कि भाई, क्योंकि किसी ट्यूटर को कभी जानते ही नहीं, कभी ट्यूशन लगाई नहीं, कभी कुछ जानते नहीं, तो उनसे बात हुई। वो कहने लगे मैं ट्यूशन्स लेता हूँ, मैं इसको पढ़ाऊँगा। और हमारे एग्जाम्स में मेरे ख्याल 20 या 25 दिन बचे थे उस समय, और उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाया, और आप बिलीव नहीं करेंगी मैंने कम से कम 80 या 90% मार्क्स लिए थे, सिर्फ वो 20-25। दैट मीन्स कि मेरे में कैलिबर था। आलस आपके अंदर था या कुछ तो कर ही रही होंगी, या मैं क्लास में अटेंटिव नहीं थी,
मैं ये अपना जो आप बताइए, मतलब ये मेरा अच्छा भी है और बुरा भी है, पर मैं ये अपने बच्चों के साथ भी मैंने ये शेयर करा। ऐसा नहीं मेरे को शेयरिंग की आदत है, ये शेयरिंग की आदत मुझे शायद सर ने भी डाल दी। तो मैंने शेयर करा कि चाहे कोई कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, नहीं चाहो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये भी सोचकर बैठ सकते हो कि 4 नंबर और 2 नंबर आते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो पापा मैं तो नहीं पढ़ सकती। पर पढ़ाने वाले टीचर ने भी मेहनत करी और ऑफ कोर्स मैंने भी करी, और उसके बाद मेरा मैथ्स कभी वीक नहीं हुआ, क्योंकि फिर मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट हो गया कि मैं पी गई। क्योंकि मेरे जो मेन चीज थी ना उसके अंदर की, जो मैथ्स के जो मेन थ्योरम्स हैं, जो चीज है, जो वो मेरे अंदर बैठ गई। तो मुझे कभी फिर मैं मतलब मेरा ये हिसाब हो गया कि आओ अगर आपका वीक है तो मैं आपको भी सिखा देती हूँ। मेरा इतना कैलिबर हो गया मैथ्स में, इतनी पकड़ हो गई उस 7th क्लास के बाद। तो विभा जी, इसका मतलब तो यही हुआ कि जीवन के अंदर जो भी कुछ है, चाहे आज के बच्चे हैं या जो भी कुछ है जी। लाइफ के अंदर, आपके इस इंस्टेंस से हमें जो समझ आता है कि हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और समय ने आपको चाहे बिल्कुल नीचे गिरा के ऊपर उठने के लिए एक मौका दे दिया। वो शायद इसीलिए गिराया भी इसीलिए। हाँ, वही कह रही हूँ, वो मौका दे दिया। जी। अगर आपने उस मौके को कैच नहीं करते यस। तो आप जीवन में हारते ही हारते, बट आपने अपने जीवन में उसको समझ लिया और अपने जीवन को और आगे आप लेकर गए। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपनी स्टडीज पूरी करी और जीवन को आगे बढ़ाया। तो विभा जी, अभी हम और जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे आपने ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली, तो जीवन के अंदर एक नया और पड़ाव आता है कि शादी हो जाती है। तो मैं आपके उस जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ, वो लम्हे आपके जीवन में कब और कैसे आए? हमने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करते ही मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ हमारी दादी का होल्ड ज़्यादा। तो सबसे पहला तो अभी मैं ग्रेजुएशन करके ही चुकी थी। हमारा एक मेरे ना मैम शायद मतलब पहले से ही मेरे सर्दियों में हाथ और पैर बहुत सूज जाया करते थे। मतलब इतने ज़्यादा सूज जाते थे कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, खाना मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा मेरे को सर्दी से परेशानी थी। तो अभी हमारे लिए तो शादी एक मतलब हम मूवीज में ही जानते हैं कि शादी होती है और ऐसे लड़का लड़की मिलते हैं, वो सब कुछ हमने कभी अनुभव नहीं करा, कुछ नहीं, हमारे लिए तो बड़ी अजीब बात। तो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ अपनी बात। तो अभी हम अपनी दादी के साथ अपने चाचा के यहाँ थी मैं, और वहाँ पता चला कि मेरे लिए कोई एक रिश्ता आया है आसाम की तरफ, गुवाहाटी से। अब मैंने अपनी भाभो से कहा, मैं कहा भाभो गुवाहाटी से रिश्ता आया, वहाँ तो ठंड होगी, मेरे तो हाथ पैर ही इतने सूज जाते हैं। अरे कह लेगी, घर में मेरा नाम स्वीटी है, कह लेगी स्वीटी कुछ नहीं होता, सब हो जाता है, तुम चलो। क्योंकि हमारे पापा पे एक बर्डन था, सब बहुत कहा करते थे 4 बेटियां हैं तेरे, तो उनको ये लगता था कि, और फिर दूसरा मैं गोरी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। देखिए अब पेरेंट पे तो परेशानी है ना इस चीज की, जिसको शादी करनी है, तो उनको ये लगता था जल्दी से इसकी शादी कर दी जाए, जहां भी जो भी मिल रहा है। तो नेचुरली मुझे साड़ी वाड़ी पहना कर हमको लेकर गए, यहाँ पुरानी दिल्ली में ये गौरी शंकर मंदिर है, वहां लेकर गए। अब हंसी आएगी सबको, अब मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि मुझे कोई देखने आया है। मतलब एक समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे को कोई देखने आया। अब जैसे ही उन लोगों ने एंटर करा ना, मैडम मेरी हंसी छूट गई कि यार मुझे देखने आया है, और मेरी हंसी कहे कि आज जिंदगी की सारी हंसी तू आज ही हंस ले, फिर पता नहीं हंसने को मिलेगा या नहीं। और मैं हंसती ही चली गई, हंसती, और वो लोग भी झेप गए कि भाई हंस क्यों रही हो आप इतना। अब मेरे को समझ नहीं आया मैं हंस क्यों रही हूँ। मेरे को एक खिलौना सा खेल सा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर वो जब आप इतना हंसोगे और सामने वाले को तो ऐसा लगेगा ना खिल्ली उड़ रही है, तो वो खैर रिश्ता नहीं हुआ।
तो अब हम शांत हो गए कि हमारा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारी दादी के ही जानने वाले कोई आए, हमारे घर में आए, वो किसी और कारण से आए थे। तो दादी से ही ऐसे बात होने लगी, तो भावों ने मेरी पूछा उनसे कि भैया आप अपने बेटे की शादी कब करोगे? कहने कोई लड़की हो तो है, लड़की तो मेरी पोती है। कहने अरे आपकी पोती तो मुझे 4 कपड़ों में मंजूर है। और वो भाई साहब, अब जो मेरे हस्बैंड हैं, अगर आपने कभी देखा होगा, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन और अच्छा खासा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मतलब उसे डार्क ही कहा जाएगा, उसको असल में काला कहा जाएगा। अब जब हमने वो फोटो देखी तो हम तो बिदक गए, और मेरी मम्मी भी बिदक गई कि भैया इतने काले से तो मैं नहीं करूंगी। अब पर हमारी भाभो का चलता था। भाभो तो फैल गई कि लड़का बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत अच्छा काम है इनका, एक सिर्फ कॉम्प्लेक्शन से क्या होता है। जबकि हमारी भाभो को कॉम्प्लेक्शन और ये सब कुछ बहुत पसंद है, पर फिर भी वो फैल गई कि करनी पड़ेगी। पक्की हो गई शादी, और शादी पक्की हो गई। तो आप बिलीव कीजिए कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी इस शादी में। मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर करती हूँ ये बात, इवन सबसे शेयर करती हूँ। तो मेरे लिए ये मतलब ऐसा था जैसे मेरे लिए एक टॉर्चर है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, कि मतलब ये तो नहीं, ऐसे होना चाहिए। पर आप बिलीव मानिए, शादी होने के बाद जो मैंने पाया ना, मैं कहूँगी हर लड़की वो पाए। जितना अच्छा मेरा हस्बैंड है, जितना अच्छा मेरा ससुराल है, जितने अच्छे लोग हैं, मतलब इनको मैं जेम कह सकती हूँ कि मुझे फिर एक कॉम्प्लेक्शन के अलावा इनके अंदर कोई कमी नहीं है। और वो भी मैं तो कभी इनसे शेयर ये भी करती हूँ कि भगवान जी ने कॉम्प्लेक्शन भी आपको इसलिए दिया, नहीं तो आप इतरा जाते कि मेरे में इतनी क्वालिटीज हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्शन भी अगर अच्छा होता तो मैं तो फिर भगवान ही जाने क्या बन जाता। तो मैं सबसे ही कहना, ऐसा नहीं है कि हर डार्क कॉम्प्लेक्शन इतना अच्छा नेचर का होगा, पर आपको किसी की फिजिकल अपीयरेंस से आप कुछ जज नहीं कर सकते कि वो कैसा निकलेगा, वो अच्छा भी निकल सकता है। और ये मेरे केस में ये हुआ। विभा जी, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जीवन के अंदर हमेशा दोनों ही पहलू साथ साथ चलते हैं। अगर हमें डार्क मिल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रकाश भी साथ में ही है। तो आप जैसे बता रही हैं, तो आपके हस्बैंड का जो कलर कॉम्प्लेक्शन जो भी है, बट उनकी डार्कनेस के पीछे जो उनका स्वभाव है, तो वो आपके लिए एक लाइट के समान है जीवन के अंदर। तो और आगे हम आपके वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेरी बहुत ही अच्छी ससुराल, सब इन लॉज बहुत अच्छे, मतलब इतनी अच्छी ससुराल है कि आइडियल ससुराल जिसे कहना चाहिए, कि आप बहुत मोती दान करेंगे तभी ऐसे सास ससुर, इतना अच्छा परिवार आपको मिलेगा। हर तरीके से वेल टू डू है, नेचर बहुत अच्छी है, पर आपको लेना भी तो आना चाहिए। सामने वाला दे रहा है, पर आपकी झोली, आपको झोली भी तो आपकी होनी चाहिए ना उस तरीके की। मुझे वो लेना नहीं आता था उससे। मेरे जो ससुराल में नेचर थी सबकी बहुत ही काम, क्वाइट, चुप रहने वाली नेचर। और हम जिस परिवार से आए थे वहाँ बहुत सब आपस में डिस्कशन करना, बैठना, ग्रुप में बैठे हैं, कोई भी टॉपिक, मतलब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो फिल्मों का भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स का भी हो सकता है, वो किसी के, आपके घर का, मेरे घर का, कुछ भी हो सकता है। और उस पर अच्छा लंबा चौड़ा 2-4 घंटे का डिस्कशन, और पूरी फैमिली बैठ के डिस्कशन कर रही है, हम वही जानते थे। यहाँ आकर आए तो यहाँ तो जैसे सबने मौन धारण कर रखा है, कोई बोलता ही नहीं। दूसरा मेरे को चैलेंज आया मेरे परिवार में कि लोग खाना बहुत कम खाते थे। और हम जिस परिवार से आए थे, हम, मैंने आपको बताया, बहुत लाडले। तो हम पूरा खाना खाने के बाद भी हमारी दादी या हमारी मम्मी आधा तो और ले ले, चौथाई तो और ले ले, अच्छा जरा सा तो और ले ले, जरा सा ये सब्जी तो और ले ले, अच्छा जरा, मतलब
खुशामद ही खुशामद, हमने जाना ही नहीं कि बिना खुशामद के खाना कैसे खाया जाता है। और यहाँ का हिसाब ये था कि अगर आपने कह दिया कि मुझे खाना नहीं खाना, तो मीन्स नहीं खाना, अब वो दोबारा से कोई पूछेगा ही नहीं। हमारे लिए तो बड़ी अजीब बात है, फिर नहीं खाना तो हम तो पहले गुस्से पे ही कह दिया करते थे कि हमें नहीं खाना, और उसके बाद पूरा खाना खा लिया करते थे, क्योंकि खुशामद होती रहती थी, हम खाना खाते रहते थे। खाना कैसे खाएं? एक तो बहुत कम खाते हैं और फिर दोबारा से पूछते नहीं है, तो बड़ा अजीब लगता था। तो उसकी वजह से मैंने ये सफ़र करा कि मैंने खाना ही नहीं खाया। मैं मतलब जैसे भूखी जितनी थाली पर बैठती थी, मैं जब उठती थी मैं उतनी ही भूखी उठती थी, क्योंकि एक तो ये लोग खाते बहुत कम थे, बिल्कुल पतला पतला सा, इतनी सी लोई का एक फुल्का खाना है, इतनी सी ही दाल खानी है, 4 टुकड़े भिंडी के रख लिए, 2 टुकड़े अरबी के रख लिए, और इतने से चावल और पानी और पापड़ और जरा सा अचार, और खाना इनका तो हो गया पूरा। और हमने तो जी इतना कम जाना ही नहीं कभी खाना खाना, तो हमें तो ये नहीं पता होता था कि इतनी सी दाल से और इतने से चावल से खाना कैसे खाया जाता है, क्योंकि हमने तो ढंग से खाना, मतलब ढंग से मीन्स हर एक का खुला खाना, जैसे ज्यादा मतलब कटोरी भर के दाल, और दाल भी दोबारा से भी लेनी है, या दोबारा लेना तो कोई जानता ही नहीं था, लेता ही इतना सा था, तभी इतना। तो सबसे शुरू में तो पहले देखा कि ये लोग खा कैसे रहे इतने कम से, फिर खाया। अब खाया तो हम तो भूखे हैं अभी, अब जब सभी इतना खा रहे हैं तो ये कैसे कहें कि अभी हमें और खाना है। शर्मीले थे, शर्मीले वैसे शर्मीले नहीं थे, पर ये तो पता था ना कि ये ससुराल है, ससुराल में कैसे कहे, वो हिम्मत नहीं थी कि ससुराल में कहे। तो उस वजह से मैंने बहुत भूखी रही, इतना अच्छा घर परिवार होते हुए, इतना सब कुछ, मतलब आप ये समझिए कि फ्रिज भी मेरे कमरे में है, उसमें भरे हुए फल रखे हैं, पर मतलब मेरे हस्बैंड से मैं कभी कहती कि मेरे को तो खा नहीं पाती हूँ, कहते इतना तो सब कुछ रखा है, तुम क्यों नहीं उठा के खा लेती, कभी संतरा खा लो, कभी आम खा लो, कुछ भी खा लो। मुझे लगता कि अगर मैंने अपने आप उठा लिया और कम हो गया तो कोई क्या कहेगा कि किसने खा लिया, इतना डरती थी मैं। डरने का कोई कारण नहीं था, जबकि ऐसी नेचर नहीं थी किसी की, पर मेरे अंदर ये डर था। वो कहते थे मैं तुम्हारे अलमीरा में ला के रख देता हूँ, कुछ तुम्हारे लिए फ्रूट्स ला के रख देता हूँ, ड्राई फ्रूट्स रख देता हूँ कि कुछ तो तुम खा लिया करो, भूखी रहती हो। वो हिम्मत नहीं, वो ये लगता कि हमने तो कभी देखा नहीं कि अलग भी कुछ रखा जाता है, तो अलग तो रखना नहीं है। तो क्या करे, हस्बैंड भी क्या करे, वो कह ही तो सकता है, और वो मम्मी की नेचर में नहीं, मम्मी से उन्होंने कभी शायद कहा नहीं अपनी कि भाई मदर से कि भाई ये भूखी रहती है, क्योंकि घर में सभी इतना खाते थे। तो वो प्रेगनेंसी टाइम में भी मैं भूखी रही, और जिसकी वजह से मैं बहुत लीन हो गई। नेचुरली वेट लूज ही करेगा ना, जब उस समय आपको एक्स्ट्रा खाना चाहिए पर आप कम खा रहे हो। आज पता चलता है कि वो गलती मेरी थी, उनकी गलती नहीं थी, पर वो आज पता चलता है। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत करिए। देखिए, हो सकता है ना उसकी नेचर ही ऐसी है, वो पूछना ही नहीं जानते, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। वो आज मेरी भी नेचर ये हो गई है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैम खाना खा लीजिए, और आप कहेंगे नहीं विभा बस अब और नहीं लेना, तो मैं भी नहीं पूछ सकती। अब अगर आपने मना कर दिया तो मैं, अब मेरी नेचर भी अब ये बन गई कि मैं बार बार ये पूछूं आपसे कि नहीं मैम थोड़ा सा तो ले लीजिए, वो थोड़ा सा ले लीजिए वाली नेचर मेरी भी खत्म हो गई। क्योंकि फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने कहा आप अपने घर में तो हो, आप अपने घर में मेहमान हो क्या, आपसे क्यों बार बार खुशामद करी। हमने खुशामद देखी थी, पर बात तो सही है कि अपने घर में खुशामद का क्या मतलब है, नहीं का मतलब नहीं और हाँ का मतलब हाँ। पर वो मैंने बाद में समझा, और बाद में उस चीज का रिग्रेट हुआ कि मैं दोष उनको देती थी, दोष मेरे में था, उनका दोष नहीं था, उनका तो नेचर था, वो इतना ही खाते थे, वो आपको थोड़ी मना करते थे कि आप कम खाओ। वो तो लाकर मेरे जो फादर इन लॉ लाया करते थे फल सब्जी, वो भर देते थे कि भाई खाओ, मैं नहीं खा रही। तो विभा जी, ये परिवर्तन आपके अंदर कब आया कि मुझे भी जिस चीज की आवश्यकता है उसको मैं ले लूं? ये थोड़ा टाइम लगा, मुझे 2-3 साल लगे। फिर धीरे धीरे सबके साथ मैं मतलब फ्रेंडली होती चली गई, मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, सबके साथ। और फिर पता चला कि यहाँ तो खाने की कोई रोक टोक है ही नहीं, आप
जितना मर्जी खा सकते हो, आप जितना मर्जी ले सकते हो, आप जो यहाँ पर नहीं भी है अवेलेबल, अगर आपका मन है उस चीज का, आप उसकी डिमांड भी कर सकते हो कि आज मेरे लिए ये बना दो या ये बाजार से ले आओ, कोई मना नहीं है। पर मना तो मेरे मन ने मुझे कर रखा था, मेरे मन ने मुझे रोक रखा था। गलती मेरी थी, उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी शायद। आज पता चल रहा है, पर वो आज पता चल रहा है या बाद में पता चला, उनकी नहीं थी गलती। तो ऐसे जीवन चलते चलते आपके जीवन में कभी कोई फिजिकल चैलेंजेस भी आए? फिजिकल चैलेंज आए क्योंकि मैं इतने टाइम खाया नहीं, बिल्कुल नहीं खाया समझ लीजिए। तो उसके बाद मेरा बीपी बहुत लो रहने लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी एज कुछ भी नहीं थी उस समय, और तब मेरे को ड्रोलिन के इंजेक्शन्स लगते थे, इंटरवीनस इंजेक्शन लगवाने पड़े मुझे अपने को ठीक रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। पर ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ। आपको ये जो सारी चीज़ें होती हैं कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, अब वो समझ में आती हैं कि उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, कि वो आप सामने वाले का कसूर नहीं है, आप उसको कसूरवार बना रहे हो, और असल में कसूरवार आप हो। और अब भुगतेगा कौन? केवल आप। वो नहीं भुगतेगा जिसको आप, हम जनरली हमने अब ये समझ में आ रहा है, सर के साथ ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि सर ने जब ये समझाया कि हम हमेशा दोष दूसरे में ढूंढते हैं, दोष 99% हमारा होता है। विभा जी, सबसे बड़ी चीज तो जो सीखने की है, सबसे बड़ी चीज यही है कि जिस भी समय में हमें ये पता चल जाए कि हमें अपने को सुधारना है, तो जीवन सुखमय बन जाता है। इससे बड़ा और खुशी के जीवन रहता ही नहीं। तो आपके अंदर विभा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कब और कैसे अध्यात्म के साथ जुड़ी? आपका ये जो जीवन था, जो आज हम देख पा रहे हैं, वो कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए मैडम, PSSM में तो मैं 2011 में आई, और ये भी एक्सीडेंटली कहना चाहिए। अब इसे एक्सीडेंट नहीं कहना चाहिए, एक्सीडेंट अच्छा शब्द नहीं है अध्यात्म में, पर उस समय मेरे लिए ये शब्द ही सही था, क्योंकि मैं नहीं आना चाहती थी। मेरे हस्बैंड को उस समय थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा कहना चाहिए, और अच्छा खासा फाइनेंशियल क्राइसिस था, और बच्चे हमारे उस समय छोटे थे, और पढ़ाई भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे इस स्टेटस में हम कैसे उनकी पढ़ाई करवाएं और क्या। तब बहुत दिमाग में, देखिए टेंशन्स होती हैं जब आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो टेंशन्स भी आती हैं, सब कुछ आता है। पर उस क्राइसिस ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस क्राइसिस ने मुझे ये सिखाया कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकल गए उस समय। उन्होंने उस क्राइसिस को देखा, जब उन्होंने देखा कि पेरेंट्स इतने सफ़र कर रहे हैं, पापा इतने परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ डेस्टिनी है, वो जो हमको कुछ सिखाने के लिए आ रही है। उस समय वो वाला हिसाब हो गया कि जबकि ये बिजनेस बहुत अच्छा जानते हैं, पापा जी के साथ हमारे बहुत अच्छे से, बहुत, पर उस समय ये जहाँ काम करते वहाँ पैसा डूब जाता, जहाँ काम करते पैसा डूब जाता। अब पैसे की भी तो एक लिमिट होती है ना। तो बच्चों ने जब ये नोटिस करा, तो वो बहुत छोटी एज से वो काम में लग गए, और उन्होंने पैसे की वैल्यू कर ली, और वो आज दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा, मतलब रिनाउंड है, एक तरीके से नाम है उनका। तो किस वजह से? क्योंकि वो, और आज भी चाहे उनके पास कुछ भी है, वो पैसे को ऐसे नहीं फेंक सकते। जैसे आजकल आप जनरली बच्चों का देखते हैं ना कि बहुत लिबरल खर्च, पैसा है उनके पास तो वो खर्च करेंगे, पर वो ऐसे नहीं कि 5 की चीज 500 में भी ले आएंगे, वो नहीं लाएंगे। वो 5 की चीज 4 में कोशिश करेंगे। आज भी दोनों की नेचर में है। तो उससे मुझे ये फायदा हुआ, और धीरे धीरे हम इस क्राइसिस में थे, तो मेरे पास जब ये अध्यात्म की PSSM की बात आई, यकीन नहीं हुआ कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है जो बिना मांगे कुछ मिल जाएगा।
और आंख बंद करने से तो कैसे मिल जाएगा। मैंने आपको बताया मेरी छोटी सिस्टर है एक शक्ति गुप्ता, वो ध्यान में पहले आ गई। वो यहाँ वसंता जी के बिल्कुल घर के पास ही रहती है और वो पहले से ध्यान में थी, वो 2010 से ध्यान में थी। तो उसको पता था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी नेचर में है शेयरिंग, शुरू से ही है। तो मैं शेयर करती थी कि भाई ये मेरे को थोड़ा सा परेशानी चल रही है तुम्हारे जीजा जी की। तो उसको पता था। तो उसने एक बार मुझसे बोला कि दीदी एक ऐसा ध्यान होता है, और उसको साइटिका का पेन था, वो ठीक हो गया था ध्यान में आने के पश्चात। तो उसने मुझे भी कहा कि दीदी आप ध्यान करो, उससे आपको फर्क पड़ेगा। जब उसने कहा तो मैंने कहा तरीका बताओ, क्योंकि मैं उससे पहले बहुत पंडितों के बहुत जगह चक्कर काट चुकी थी मैडम। जहाँ कोई कहता था, अगर आपने मुझे ये भी कहा ना कि उस में रात को 12 बजे जाना है, वहाँ आप जाओ, वहाँ आपको जाओगे, उसके पास जाओगे तो आपको काम आपका हो जाएगा, तो मैं रात के 12 बजे भी जाने के लिए तैयार थी। क्योंकि मुझे ये लगता था किसी तरह कोई रोक होगी ना जो नहीं हो पा रही, कोई तो मेरी रोक ये हटाएगा। ऐसा क्या है कि ये है, वही सब कुछ है और नहीं हो पा रहा, कहाँ है ये रोक? पर नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है, क्या कारण है। और बहुत जगह, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या करा मैंने और कहाँ कहाँ गई। और मतलब अगर बारिश भी हो रही है, ठंड की भी रात है, तब भी जाना है तो मीन्स जाना है, क्योंकि मुझे कुछ पाना था, मुझे वो अपना सब कुछ सही करना था। पर वो कुछ, मैं एज इट इज रही, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा था। तब मेरी बहन ने मुझे ये सब कुछ बताया। जब ये बताया तो मैंने उससे पूछा तरीका, क्योंकि अभी तक मैं जिन पंडितों के पास या जिनके पास भी जा रही थी, वो मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए कहते थे, और कुछ मांगने के लिए भी कहते थे कि आप ये मांगिएगा, आप जब वहाँ बैठेंगी तो आप ये कहना। और जब मेरी बहन ने मुझे बताया तो उसने सब कुछ मना कर दिया। उसने कहा बस आंख बंद करके बैठना है, आपको हाथ क्रॉस करने हैं, पैर क्रॉस करने हैं। और मैंने कहा क्या कहना है? नहीं कहना कुछ नहीं है। मैं कहा तो देगा कैसे वो? भाई उसको क्या पता, कह रहे वो बस सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ऐसे तो कैसे, मतलब उसको क्या पता? कह रहे वो उसको सब पता है। मैं कहा बेवकूफ है ये, उसको कैसे पता? जब तक मैं बताऊंगी नहीं उसको क्या पता? इतने करोड़ों अरबों आदमी हैं, किस किस का पता करेगा? वो सबको कहना ही पड़ता है। हम मंदिर में जाते हैं तो कहते ही तो हैं भगवान जी हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे। आप यकीन मानिए मुझे यकीन नहीं आया उसकी बात, और यकीन नहीं आने की वजह से मैंने कुछ करा भी नहीं। वो मुझे कह रही है कर, पर यहां पर मेरे को यकीन नहीं आया। शायद ये भी सर की ही कोई करामात थी कि वो मुझे किसी और प्रोसेस से वहां तक लाना चाह रहे थे। मैंने नहीं करा, और ऐसे होते होते 1 साल निकल गया। और वो रेगुलर मेरे साथ टच में थी, ऑन कॉल। तो दीदी कर रहे हो? हाँ कर रहे हो। दीदी अब आप बढ़ाओ। अच्छा बढ़ा रही हूँ। अच्छा वो मुझे ना लोगों के बताती भी रहती थी, उसको ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। तो मेरे पास डाटा तो पूरा था कि ये बताने के लिए दीदी आपको कैसा लगता है। तो जो वो अनुभव बताती थी सबके, वो अनुभव मैं उसको पेल देती थी कि हाँ मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे ये अनुभव हो रहा है। पर मैं कर नहीं रही थी 5 सेकंड भी। होते होते मैं 1 घंटे झूठ में पहुंच चुकी थी। मैं 1 घंटे का ध्यान कर रही थी बिना कुछ करे। फिर उसने मुझे पिरामिड के बारे में बताया कि दीदी एक पिरामिड होता है, पिरामिड लगवा लो, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जीज होती है। कितने का आता है? इतने का आता है। चल लगवा दे। उसके नीचे बैठ के दीदी ध्यान करो। हाँ ध्यान कर रहे हैं। क्या हो रहा है? मैडम मैं उसके नीचे 5 सेकंड नहीं बैठी, क्योंकि मेरा को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे कुछ होता है। क्योंकि मैं मंदिर में तो बैठती हूँ, पूजा कर रही हूँ, वहां तो मैं रेगुलर अपना काम कर रही हूँ, वहां तो मांग रही हूँ, पर यहाँ सिर्फ बैठने से कैसे कुछ मिल जाएगा? मैं नहीं कर रही थी। फिर कैसे कैसे करके वो वाइजैग में था, वहाँ चक्रम का प्रोग्राम था, तो वहाँ वो भी नहीं गई थी जब तक। तो उसने मुझसे कहा कि दीदी वहाँ पर एक ध्यान महाचक्रम हो रहा है, वहाँ चलो, वहाँ बहुत मास्टर्स आते हैं, वसंता जी वगैरह भी जा रही हैं, आप चलो।
मेरे हस्बैंड को कभी भी भीड़ में जाना पसंद नहीं है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ठीक है तेरे जीजा जी से कहूँगी। मैंने उसको टाल दिया असल में, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मुझे था कि वहाँ तो भीड़ भीड़ होगी, जैसे सब मंदिरों में भीड़ होती है ऐसे वहाँ भी भीड़ होगी, तो वहाँ जाने का तो कोई लाभ नहीं है। तो मैंने, पर वो मेरा समय आ गया था, सर को ने मुझे बुला लिया था। आप बिलीव करेंगे कि ये बात है 7, 8, 10, 9, 8, 9 दिसंबर की बात है। मैंने आके अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे वो कह रही है। तो ये लैपटॉप पर बैठ गए टिकट्स देखने। ये कहने के विभा कितने के टिकट्स, कितने लोगों के टिकट्स करने हैं? मैं कहा कहाँ के, क्योंकि मैं तो कहने के बाद उस जोन से जा चुकी थी, क्योंकि जाना ही नहीं है, ये तो हाँ ही नहीं भरेंगे। मैं कहा कहाँ के? कह रहे वहां के। मैं कहा टिकट्स मिल रहे हैं 25-26 दिसंबर के? आप मैम सोचिए टिकट्स मिल सकते हैं क्या? उस समय तो रश होता है, क्योंकि बच्चों की वेकेशंस भी हो चुकी होती हैं, तो सब घूमने जा रहे होते हैं, मिलने का मतलब ही नहीं। ये कह रहे हाँ टिकट्स हैं। अब मैं तो फंस गई ना, मुझे तो फंसा दिया सर ने, और मुझे हाँ भरनी पड़ी। अच्छा भैया चलते हैं। और हमारे फिर वो शक्ति गली, मैं भी चलती हूँ, मेरी मदर इन लॉ भी चलती है, हमने टिकट्स और बढ़वाए, वो भी हमको टू एंड फ्रो के मैम कंफर्म मिल गए, और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ का दिन है और आज का दिन है मैडम। मैं वहाँ से नहीं निकल पाई। मैं गई थी घूमने, बिल्कुल ये सोचे बहुत सुंदर बीच है वाइजैक का, इतना खूबसूरत, इतना लंबा बीच है। मैं कहा ये ध्यान व्यान करती रहेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी, हम तो अपने घूमेंगे फिरेंगे, अब जा रहे हैं पैसा खर्च करके जा रहे हैं तो घूमेंगे। पर मैडम मैं नहीं घूम पाई। मुझे जो विभा गई थी वो विभा नहीं वापस लौट के नहीं आई, वो कोई और ही विभा है मैडम। वहां पर इतना आनंद, मैं सर में खो गई, क्योंकि मेरा अनुभव ही नहीं था ऐसा। हमने तो अपने गली के पंडित को भी ऐसा देखा कि वो हमसे जरा ऊंचा बैठते हैं, सर तो ऊंचा बैठते ही नहीं। सर तो हर एक को बुला लेते, हर एक से बात करते, उनके लिए कोई सीट अलग ही नहीं है, हर एक से मतलब। और वहां जो आनंद की प्राप्ति हुई मैडम, वहां का खाना पीना अलग, क्योंकि साउथ का खाना हमने कभी इतने चावल नहीं खाए, इस तरीके से नहीं खाए, ऐसे हम कभी रहे नहीं। वहाँ जो हम जहाँ गए थे वहां पर सिर्फ एक प्लास्टिक की शीट बिछी हुई थी जहां पर हमको सोना था, कोई आपको बहुत बढ़िया बेडिंग नहीं मिली हुई। और दिसंबर का महीना, और जो आपका टॉयलेट और बाथरूम थे बाहर वो ओपन एयर थे। सुबह 4 बजे आपको नहाना है, क्योंकि 4:30-5 बजे से तो आपका वहां पर मेडिटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको तो यही पता है कि भाई नहाकर ही जाना होता है। आप ठंड में नहा रहे हैं ओपन में, जिंदगी में कभी नहीं नहाए, और आप नहा के जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? और सुबह से रात तक आप घूम रहे हैं, आपको खाना कितना मिल रहा है, आप कितना, क्योंकि कितना खा पा रहे हैं आपको कुछ पता नहीं है। एनर्जी कहां से आई? कौन है आपको चला रहा है? मैं विभा गुप्ता नहीं चल रही थी वहां पे, मुझे केवल सर चला रहे थे, मुझे सर की एनर्जीज चला रही थी, ध्यान की एनर्जीज चला रही थी। मेरे लिए सबसे पहली बार तो वो शोर था, जो हम सुबह 5 बजे जब वहां पहुंचे, इतना लाउड म्यूजिक, इतना लाउड म्यूजिक, और बिल्कुल हम पास में बैठे तो वो कानों के पर्दे फाड़ने वाला म्यूजिक था। मैं जिंदगी में इतना लाउड म्यूजिक कभी नहीं सुना, और इतने पास से। पर उस लाउड म्यूजिक ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया? वो जो मुझे बुरा लगना चाहिए था, मुझे बुरा लगना बंद हो गया, और अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। मुझे सर ने सिखा दिया कुछ बुरा होता ही नहीं। तो मैडम वो विभा ही बदल गई। विभा को हर पल जीना आ गया, हर पल एंजॉय करना आ गया, हर पल को उत्सव बनाना आ गया। पहले ना हम लोग इवेंट्स का इंतजार करते थे कि कोई, किसी की शादी हो, कोई घर में कुछ हो, कोई रक्षाबंधन आ गई, दशहरा आ गया, लोग इकट्ठे होंगे, एंजॉय करेंगे। अब तो हम हर वक्त एंजॉय करते हैं, हर पल एंजॉय करते हैं। सर चले गए हैं, सर के साथ हम अब भी बात करते हैं। मैं अब भी सर से वैसे ही जिद करती हूँ जैसे जब करा करती थी।
मुझे नहीं पता सर मुझे ये चाहिए। मेरा सर का हमेशा से रिलेशन ऐसे ही रहा। मैंने कभी सर को जैसे एक टीचर, या बहुत लोग कहते हैं कि हम डरते थे सर से, मैं कभी डरी नहीं सर से। मैं सर से भी हर सब कुछ शेयर कर लिया करती थी। जैसे मैं कह रही हूँ मेरी शेयरिंग की आदत थी, मैं सर से भी शेयर कर लेती थी, और मैं आज भी सर से सब कुछ शेयर करती। और आज भी मुझे ऐसा लगता है सर ये बैठे, सर से आज भी मैं जिद करूंगी तो सर मेरी बात मान लेंगे। और मैं आज भी जिद करती हूँ, सर मुझे नहीं पता, मुझसे ये नहीं हो रहा, और सर करवा देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि सर कैसे, सर अभी सोचने तो देते, अभी तो मैंने सोचा भी नहीं पूरे तरीके से, और सर आपने पूरा भी कर दिया। तो मेरी लाइफ में इतने मिरेकल्स आ गए, इतने मिरेकल्स, मैं जानती नहीं थी मिरेकल्स, सुनती थी एक वर्ड होता है मिरेकल, पर अब मैं उस जीवन को जी रही हूँ विद मिरेकल्स हर पल। विभा जी, बहुत अच्छी मुलाकात आपकी सर के साथ हुई, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ गया। एक एनर्जीज जो आप बचपन में उसको आलस के रूप में कह दीजिए, सुस्ती के रूप में कह दीजिए, या फियर के रूप में कह दीजिए, जो भी कुछ था, उस एनर्जीज ने, उन सब एनर्जीज ने मिलकर आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए और आप एक नई विभा के रूप में बाहर आई। यही हमारी आत्मा ऑलरेडी प्लान करके आती है, कौन सा समय, कब और माध्यम क्या होगा। हम उसके माध्यम से अगर हम जागरूक हो जाते हैं, कभी कभी तो परिस्थितियां फोर्सफुल आपके ऊपर डाल देती हैं कि आपको करना ही है। तो आपके केस में यही हुआ कि आपको जबरदस्ती फोर्सफुल डाल दिया गया और परिस्थितियां बन गई, और आपके जीवन में आपके लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ने लग गई। तो बहुत अच्छी आपकी अभी तक की हमने सुंदर यात्रा सुनी। अभी हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। आपकी इस सुंदर यात्रा को और कंटिन्यू करें। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, कितनी सुंदर यात्रा है। परिस्थितियां कोई भी हों, अगर हम अवेयर रहते हैं, जागरूक होते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्य आगे हमें बहुत आसानी से मिलता रहता है, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो हम पुनः जानेंगे आगे नए एपिसोड में, आत्मा की यात्रा में, विभा गुप्ता जी से, कि किस प्रकार उनके जीवन में और नए परिवर्तन आए और उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को समझा, और आज मैं क्यों धरती पर आया, मैं कौन हूँ, इसको जाना। तो बने रहिए हमारे साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। अब हम वाइजैक पहुँचे, वहाँ तो एनर्जीज का तो वहाँ तो ब्लास्ट होता है, आपके अंदर भी होने लगता है फिर वो ब्लास्ट। तो जब हम गए थे, हम बाई ट्रेन गए थे और बाई ट्रेन ही हम वापस आए। तो हमारी शायद 2 नाइट की जर्नी थी। सर जैसे मुझे मिले तो सर से कहा, सर ध्यान तो करते हैं पर लगता तो है नहीं। सर कहने कोई बात नहीं, आप करिए, धीरे धीरे लग जाएगा। ऐसा रिपीटेडली 3 या 4 बार हो गया। सर का पेशेंस का भी तो कोई हिसाब होता है ना, कि सर भी कितनी बार कहेंगे कि कोई बात नहीं ध्यान करिए, कोई बात नहीं ध्यान करिए। जब वो 5th टाइम वो आया ना, सर ने दोनों हाथों से थेड़ मेरे गाल पे चाटे मारे। तो मैंने सर से शेयर करा, मैं कहा सर जनरली चाटा कोई भी एक ही हाथ से मारता है, चाहे सीधे से मारे या उल्टे हाथ से मारे, एक ही हाथ से मारता है, दोनों हाथों से नहीं मारता। पर उस दिन आपने मेरे दोनों गालों पे मारा। आपने ना मुझको अलाइन करना था,